करते हैं स्टार्टिंग। ओके भाई, गुड इवनिंग सभी को दे दिया आप, गुड इवनिंग, स्वागत सत्कार आपका। राजस्थान में कुल राज्य राजमार्गों एसएच की संख्या कितनी है? देखो आपके टॉपिक दे रखा है परिवहन प्लस राज्य राजमार्ग, स्पेशल दे रखा है राज्य राजमार्ग, तो इनके एक आधा % पक्का आएगा आपके पेपर में, है ना, एक आधा % पक्का आएगा। ओके ओके भाई, देखो 1% बनता है परिवहन राज्य राजमार्ग में। राजस्थान में कुल राज्य राजमार्गों की संख्या कितनी है? 192। राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 192, और लंबाई है 17,237। 17,237 किलोमीटर राज्य राजमार्ग की लंबाई है, ये भी याद रखना, राज्य राजमार्ग। एक एक अलग अलग प्रश्न सारे बना के लाया हूं, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। राजस्थान में कुल राज्य राजमार्गों की संख्या 192, लंबाई 17,237 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग एसएच कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग यानी एसएच कौन सा है? तो SH1 है, SH1, जिसकी जो लंबाई है 403 किलोमीटर है, 403 किलोमीटर है, और इसमें 7 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 7 जिले। राजस्थान का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो SH1 है, जिसकी लंबाई 403 किलोमीटर है, और ये आपके स्टार्ट होता है भरतपुर से। भरतपुर से स्टार्ट होता है, भरतपुर से ये करौली में आता है, करौली से ये सवाई माधोपुर में आता है, सवाई माधोपुर से ये आपके बूंदी में आता है, बूंदी है, फिर कोटा है, फिर बारां है, और फिर झालावाड़। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ये SH1 है, 403 किलोमीटर, 7 जिले इसमें शामिल है। ओके जी, 100 द्वीपों के से मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। राजस्थान का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग एसएच कौन सा है? सबसे बड़ा तो आपने देख लिया, कौन सा सबसे बड़ा देख लिया, 1 नंबर, 403 किलोमीटर, 7 जिले, भरतपुर से लेकर झालावाड़ तक। सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है? SH34B। SH34B जो कहाँ पे है? टोंक में है। कहाँ पे है? किस जिले के अंदर आता है? टोंक के अंदर है। मात्र इसकी जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है, मात्र इसकी लंबाई है 3 किलोमीटर, लंबाई 3 किलोमीटर है। SH34B टोंक के अंदर है, लंबाई है 3 किलोमीटर। ओके, तैयार हो? वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। राजस्थान में सर्वाधिक राज्य राजमार्ग एसएच किस जिले में है? सर्वाधिक राज्य राजमार्ग एसएच किस जिले के अंदर है? क्लास तो चल रही है अभी, बफरिंग कोई माड़ी मोटी हो गई उसी को नहीं हुआ बाकी, तैयार है सारी क्लास? ओके, तो सबसे ज्यादा राज्य राजमार्ग नागौर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक राज्य राजमार्ग एसएच किस जिले में है? नागौर के अंदर। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? अभी चल रही है, अभी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? कमेंट में आने चाहिए जवाब, ऐसे प्रश्न आएंगे पेपर के अंदर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व डूंगरपुर का है। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व किसका है? डूंगरपुर का है। राजस्थान में न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। सर्वाधिक सड़क घनत्व डूंगरपुर का, न्यूनतम सड़क घनत्व जैसलमेर का। क्लास चल रही है, रिफ्रेश कर लो। अरे सभी की चल रही है, ठीक है, क्लास चल रही है, कहाँ रुक गई है? अभी चल रही है, सारी की सारी क्लास चल रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो, सभी बढ़िया तरीके से चल रही है। ओके, इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, अब अपने राजस्थान में NH कितने हैं? NH है 92। राजस्थान में NH कितने हैं? 92 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया है। 6 लेन चलन आ रही है, देख लो कौन सी 6 लेन चलन आ रही है, देख लो। तो वह है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये स्वर्णिम चतुर्भुज आप जानते हो, स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और इधर कोलकाता, इन चारों को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज। पता है ना? स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 महानगरों को, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ने वाली जो स्वर्णिम चतुर्भुज है। हाँ, इस ये NH जो है, ये NH जो है वो यहाँ से ऐसे निकलता है, अपने अपने ऐसे निकलता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भरतपुर से, और बाहर जाता है यहाँ डूंगरपुर, यहाँ डूंगरपुर से बाहर जाता है। ये सबसे व्यस्त हाईवे भी है राजस्थान का NH, है ना, सबसे व्यस्त भी है। वेरी गुड वेरी गुड, स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके, यानी
अलवर से, अलवर भरतपुर से यहां से निकलेगा ही, अलवर से निकलेगा और यहां तक जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। कौन सा? और इसके अलग अलग बाद में नाम भी परिवर्तन हो गए, कई नामों से ये जाना जाता है। यही चल रही है अभी, क्लास चल रही है, सही है, अभी चल रही है। ओके, हनुमानगढ़ से राम राम भाई। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 राजस्थान के निम्न में से किस शहर से नहीं गुजरता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 राजस्थान के किस शहर से नहीं गुजरता? जल्दी से बताओ, कमेंट आ जाना चाहिए। और ये NH जो 52 है, इसके पुराने नाम जरूर याद रखना, पुराने नाम NH 52। ओके ओके, ये पहले 3 प्रकार का था, NH 65, NH 11, NH 12, ये 3 नामों से जाना जाता था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है, राजस्थान का सबसे लंबा NH, राजस्थान का सबसे लंबा NH है, जिसकी लंबाई लगभग 793 किलोमीटर है। सबसे लंबा NH है जिसकी लंबाई 793 किलोमीटर है। पुराने नाम NH 65, NH 11, NH 12। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सबसे लंबा है। तो देखो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। अब इसको मैं बता देता हूँ कहाँ से जाता है और कहाँ से नहीं जाता है। इसकी शुरुआत होती है चूरू से। कहाँ से? ये ऐसे जाएगा, ये चूरू में जाता है, सीकर में जाता है, चूरू सीकर, हाँ चूरू सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। क्या बात है सुनील जांगिड़, बहुत ही गजब तरीके से। चूरू सीकर, जयपुर, टोंक, चूरू सीकर, जयपुर, टोंक, उसके बाद भीलवाड़ा। बिल्कुल। अब ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में कहा नहीं जाएगा? भीलवाड़ा, उसके बाद बूंदी, कोटा और झालावाड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों से जाएगा। ये किस में नहीं जाएगा? 12 में नहीं। इसमें नहीं जाएगा, 12 में नहीं जाएगा। याद रख, गजब का प्रश्न है। चूरू सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के अंदर जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा NH इसको दर्जा दिया गया है। कौन सा एयरपोर्ट जोधपुर जिले में स्थित है? कौन सा एयरपोर्ट है वो जोधपुर जिले में स्थित? हाँ, 12 से नहीं जाता। जय श्री राम, क्या बात है। तो देखो कौन सा एयरपोर्ट जोधपुर जिले में स्थित है? तो नाल तो है बीकानेर में, नाल बीकानेर में, ये रातानाडा जोधपुर में है, डबोक उदयपुर में और सांगानेर जयपुर में। ठीक है, अब अपने राजस्थान की स्थिति की चर्चा करें। राजस्थान की अगर बात करें, अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में एक सूरतगढ़ एयरबेस वाला है, सूरतगढ़ जो आर्मी के पास है। एक नाल, वो भी आर्मी के पास है। एक जैसलमेर में है, वो भी आर्मी के पास है। एक फलोदी में है, वो भी आर्मी के पास है। रातानाडा वाला है, ये भी व्यावसायिक और आर्मी दोनों के है। उत्तरलाई, ये भी आर्मी के पास है। उत्तरलाई बाड़मेर है, किशनगढ़ के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर। सांगानेर राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उदयपुर में डबोक के अंदर है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। बाकी बहुत सारी हवाई पट्टियां राजस्थान के अंदर। ओके, याद रखना। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? सूरतगढ़ वाला तो देखो सर जी, अच्छा वेरी गुड। 1964 में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर दक्षिण, बताइए सर। करंट की बुक का रिवीजन ना करवाएं अभी, करंट की बुक का नहीं करो, और भी क्लासें चल रही। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए करंट की बुक जनवरी से अगस्त है, रैपिड, बस इसको पढ़ लो लाके। ऑनलाइनर और ऑब्जेक्टिव है, ये पुस्तक ले आगे पढ़ लो। ठीक है, 10% सही करना है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर। ओके, बात आती है उत्तर से दक्षिण गलियारा, ये है हमारा धौलपुर आता है। और ये है NH 44 का भाग। NH 44 जो हमारे देश का सबसे बड़ा है, हमारे देश का सबसे बड़ा NH है, NH 44। ठीक है, ओके। ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। इसमें हमारा राजस्थान का एक भाग आता है धौलपुर, और धौलपुर में ये सिर्फ 27 किलोमीटर जाता है। धौलपुर में कितना जाता है? 27 किलोमीटर जाता है। ये है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है,
एक और गलियारा बता देता हूं मैं आपको, एक और गलियारा बता देता हूं। देखो, एक गलियारा और याद रखना। कौन सा? पोरबंदर से लेकर, पोरबंदर गुजरात से लेकर और सिलचर, सिलचर असम तक, इसको नाम दिया गया है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये प्रश्न भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा। बोले पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, और ये जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है ये है NH-27 का भाग। NH-27, ये प्रश्न आएगा। NH-27 राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरता है? पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट होता है और राजस्थान में सिरोही से स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा। याद रखना, प्रश्न आएगा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? कौन सा जिला शामिल नहीं है? भीलवाड़ा, उसके बाद बूंदी, कोटा और बारा। ये NH-27 को जरूर याद रखना। अभी मैं इसको पक्का याद रखना। टोटल इसकी पोरबंदर से सिलचर तक लंबाई है लगभग 4112 किलोमीटर। राजस्थान में NH-27 पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये लो जी, अपने पहला प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान में एकमात्र शहर जहां पे मेट्रो चलती है, राजस्थान में एकमात्र शहर जहां मेट्रो चलती है जयपुर। कौन सा? जयपुर। वेरी गुड, बहुत ही शानदार आप सभी के जवाब। ठीक है, इसकी शुरुआत जो होती है वो 2015। देखो, जयपुर मेट्रो की बात करें तो इसके फेज 2 चल रहे हैं, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। अभी इस फेज सेकंड का ये प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है। इसके फेज फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और फर्स्ट डी है। ये निर्माणाधीन है, ये चल रहा है। अभी ये दो काम कर रहे हैं, अभी ये दो काम कर रहे हैं। इसको जरूर याद रखना। हालांकि इतना गहराई से आपके पेपर में आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना पूछा जा सकता है कि यह स्टार्ट हुई थी मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक। ठीक है, मानसरोवर से लेकर चांदपोल, और 4D बनेगी अजमेर रोड तक। 4D बनेगी अजमेर रोड तक। तब तक इसकी लंबाई लगभग 42 किलोमीटर हो जाएगी। अभी तो ये 13-14 किलोमीटर में ही चलती है। ओके, ठीक है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? मैं उल्टा लगा हूं, सब सीधा पढ़ाते हैं ना, ज्योग्राफी सीधा पढ़ाते हैं, मैं उल्टा लगाऊं। जो टॉपिक खतरनाक है ना उसको सबसे पहले लेके आया हूं, क्योंकि भौतिक प्रदेश, सामान्य जानकारी, नदियां नुदियां, ये तो हम रोज ही पढ़ते हैं, रोज ही पढ़ते हैं। क्या इनको रोज का ही पढ़ना है ना? मैंने कहा पुट्ठो लगे हूं मैं, जहां से खतरनाक टॉपिक है ना वहां से लगाऊं। तो उत्तर क्या आएगा? अब देखो, चरेवेती चरेवेती। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है चरेवेती चरेवेती। राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ताकि वे किराए में 30% छूट प्राप्त करने में सक्षम हो सके? तो ये आयु है 60 वर्ष। बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30% छूट होती है 60 वर्ष से अधिक। महिला को याद रखना, महिला को छूट, महिला छूट होगी 50%। महिला छूट होगी 50%, ये भी याद रखना। और परिवहन विभाग, राजस्थान रोडवेज, तो बच्चे पेपर देने जाते हैं उनके लिए फ्री होता है, आना जाना फ्री होता है। वो क्राइटेरिया कर देते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, अगला देखो। राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव, राज्य में सर्वाधिक सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला गंगानगर है। तो न्यूनतम गांव वाला जिला कौन सा है? ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कों से जुड़ा हुआ गांव श्री गंगानगर है, जबकि सबसे कम है सिरोही, सबसे कम है सिरोही। राजस्थान में सबसे पहले सरकारी बस सेवा 1952 किस जिले में शुरू हुई थी? अब रिवीजन ही करना है, अब जो टाइम बचा है उसका रिवीजन ही करना है आपको। सब कुछ पढ़ चुके हो आप, सब कुछ आपने पढ़ लिया, बस अब फटाफट क्वेश्चन के आंसर दो। टोंक। राजस्थान में सबसे पहले सरकारी बस सेवा 1952 में टोंक जिले से शुरू हुई थी। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ओके, तो उत्तर आएगा उदयपुर में। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है उदयपुर में। अब मैं आपको एक चीज यहां से बता देता हूं। रेलवे की बात करें
रेलवे की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवे में, मैं आपको बता देता हूं जोन। भारत में रेलवे जोन है 18। भारत में रेलवे जोन है 18। राजस्थान में रेलवे जोन कितने क्षेत्र में आता है? 2। एक आता है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, इसका मुख्यालय जयपुर। एक है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय जबलपुर। ये अपने भारत राजस्थान में नहीं है। इसमें आते हैं एक जयपुर, एक जोधपुर, एक अजमेर और एक बीकानेर मंडल। यानी अपने राजस्थान में टोटल मंडल कितने हैं? 5 मंडल है। 5 में से 4 मंडल, 1 2 3 4, वो तो आता है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में। और यहाँ जो कोटा मंडल है वो आता है कोटा मंडल। आपसे पूछे राजस्थान में कितने मुख्यालय आते हैं? 1 उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। मंडल कितने? 5। 4 तो आते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत और 1 आता है कोटा मंडल के अंतर्गत। ये प्रश्न पेपर में आता है। ये आता है, बोले कौन सा मंडल है जो उत्तर पश्चिमी रेलवे में नहीं आता है? जबलपुर वाला, पश्चिम मध्य रेलवे वाला। ठीक है, ओके, वेरी गुड। समझ में आई बात? बात पते की। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मैंने राष्ट्रीय क्लास ले ली। अब राजस्थान की क्लास आ रही है। अभी राजस्थान की या तो कल आएगी या परसों आएगी, या तो कल आएगी या फिर परसों आएगी। राजस्थान के टॉप 200 प्रश्न। इससे पहले भारत के करंट की मैं कल क्लास ले चुका हूं, वो जरूर देख। ये देखो मैं कौन सी क्लासें ले चुका हूं आपके लिए। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की 200 प्रश्न आ गई, कंप्यूटर की 200 प्रश्न आ गई, भारतीय संविधान की 200 प्रश्न आ गई, राजस्थान की राज्य व्यवस्था 200 प्रश्न आ गई, और राजस्थान में कौन क्या आ गई। ये गजब के टॉपिक जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। इन क्लासों को जरूर देखना। नानक क्लासेस सर पर प्ले लिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है। मार्च 2024 तक राजस्थान का सड़क घनत्व, तो आप मार्च 2000, अगर पेपर में दिसंबर 2024 आए तो भी आपका गलत नहीं हो। ठीक है, तो उत्तर आएगा 92.66 प्रति वर्ग किलोमीटर। नोट कर लेना, किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर प्रति, हाँ 92.6। वेरी गुड, याद रखना 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का सड़क घनत्व है। राजस्थान में सड़क लंबाई वृद्धि का सही क्रम कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न आ रहा है पेपर में। राजस्थान में सड़क लंबाई 1949 में 13,553 किलोमीटर थी और 2024 में 3,17,121 किलोमीटर हो। ये भी याद रखना। समझे कि नहीं समझे? मैं उल्टा लगाऊं फिर कह रहा हूं। कुछ विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो ज्योग्राफी? सारे पढ़ा रहे हैं सीधे, तो मैं उल्टा लगाऊं। जो टॉपिक खतरनाक है उनको पहले लेके। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्रमशः कुल ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात। आलियो जी, अब आगे आपके टॉपिक जनगणना की। और मुझे लगता है क्योंकि आपकी ज्योग्राफी 20 नंबरों की आ गई, तो हो सकता है 2 से 3 प्रश्न अकेले जनगणना के टपका दें। टपका सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। 2011 की ये पटवारी में आया है। बोले के बन्न है लागणो पटवारी है। राजस्थान में कुल लिंगानुपात कितना है? 928। ग्रामीण कितना है? 933। और नगरीय कितना है? फिक्स याद रखना। जनगणना का प्रश्न इतना सिंपल आएगा, बस गलत ना कर दे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? महिला जनसंख्या। अब महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा, महिला जनसंख्या कहां पे है बताइए भाई? गजब गजब। सबसे महिला जनसंख्या सबसे कम कहां पे है? सी, पटवारी की लुगाई पटवारन। हाँ पटवारन तो हो सी। मास्टर की मास्टर नहीं, डॉक्टर की डॉक्टर नहीं, फौजी की फौजन। वो फौजी आवे फौजी है ना, तो मेरी फौजन ले गया वे, वो तो होगा ही। ओके, राजस्थान में महिला जनसंख्या सबसे कम जैसलमेर की है। महिला जनसंख्या सबसे कम जैसलमेर की। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले हैं जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 था? मतलब तीन ऐसे जिले जिनका सेम लिंगानुपात था, बदला ही नहीं। 3 जिले, चित्तौड़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और 12, 3 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 912 है। ये प्रश्न आ चुका है पेपर में और मैंने शॉर्ट भी बहुत सारी क्लासों के लगाए। हाँ बिरजो मेरे देखो भाई तैयारी ना कर छो। हाँ गिरधारी जी, ओ काम तकड़ो है, वो गलत हो गया है। सही कौन बेटा?
वो कहते हैं ना लिंग वचन, ये लिंग डाकी वाली सेटिंग कौन बैठी, और तो सारा ठीक है नहीं, और तो सारा ठीक है, पर डाकी वाली कौन जी कौन करो। हाँ, अब देखो आगे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले कि बाल लिंगानुपात राजस्थान का है कितना। राजस्थान का जरूर याद रखना 888। सर्वाधिक किसका है, बांसवाड़ा का। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है बांसवाड़ा का। और सब हुकम किंग है, कम है झुंझुनू का। ये प्रश्न बड़े खतरनाक है भाई, कितनी के पढ़ो, कितनी बार आपने जनगणना पढ़ी होगी फिर भी। 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया है। राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया। देखो 2001 में जनसंख्या घनत्व कितो 165 हो, और अभी 2011 में कितो हो गयो 200, तो प्लस में 35 गया है। प्लस में क्या गया है, 35 गया है। वेरी गुड, ओके। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला, और फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती लाग जो गज थारी लुगाई के उसी आय हाय हाय फिर के को करे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में थे लाग जोगा लागड़ा पड़े हो ये साबी थारी थारी फिर थारी लुगाई ने के कैसी बताओ तण, बड़ो गजब को प्रश्न है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर, तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है, कोटा की है 76.06%। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो किसकी है, कोटा की है सबसे ज्यादा, और सब कम जालोर की है। न्यूनतम पूछे तो जालोर की, न्यूनतम पूछे तो जालोर की, जालोर की है, ठीक है 54.09%। ठीक है, ओके। हाँ, न्यूनतम जालोर की है 54.9, सब ज्यादा कोटा की। अब कई बार जिले ऐसे पूछ लेते हैं, बोले सबसे ज्यादा कोटा की, 1 नंबर पे कोटा, 2 नंबर पे जयपुर, और 3 नंबर पे झुंझुनू आ जाएगा। 2 2 3 3 याद रखें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम। अच्छा, राजस्थान को तो 28 लागू 200 है। अच्छा, न्यूनतम किसका है, न्यूनतम जैसलमेर का कि तो सिर्फ 17, फिर बीकानेर का 78। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78, जैसलमेर का 17। हाँ वेरी गुड, बहुत ही गजब का सारा जवाब आना रहे, बहुत शानदार जानदार है, बस यही पढ़ता रहो थे है नहीं। हाँ, तो जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78। अब 3 तक और जाएगा, अगर तीसरा जिला पूछे तो बाड़मेर याद कर लेना, बाड़मेर 92। ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक किसका है, वही पूछ ही ले, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है, यहां सिर्फ रिवीजन हो रहा है। जयपुर के सबसे ज्यादा 595, फिर भरतपुर 503, है ना, भरतपुर 503, 2 याद रखो, और फिर 476। कई बार प्रश्न आएगा कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से ऊपर है, तो 2, 500 से ऊपर है जयपुर भरतपुर। जयपुर का 595, 598 में कोई फर्क कौन पड़ा है, भरतपुर का 503, और 2 फिर नीचे आ गया 476। आप 5 5 कम से कम याद करें। 2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि बाल लिंगानुपात 3 है, 888। राजस्थान में बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात 888। बस ऐसा ही प्रश्न आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। जिस विद्यार्थी का प्रश्न ऐसा गलत हो गया सोच लो क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से कम है। किस समूह में महिला साक्षरता है वो 40% मानते, महिला साक्षरता 40% हुई कम है। चलो बताओ बताओ बताओ, क्या उत्तर होगा। जैसलमेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर और सिरोही। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि जैसलमेर जालोर की है 38.5% है, जालोर की सब कम है 38.5%। और भी आंकड़े बता देता हूं मैं, जैसलमेर के 39.7%, और सिरोही का भी 39.7%। ये भी एक गजब का प्रश्न है। ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनका जो महिला साक्षरता है वो बराबर है, जैसलमेर और सिरोही की 39.7, 39.7। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमश। ये प्रश्न भी बार बार टपक रहा है, चलो बताओ। हाँ जी, तो सर्वाधिक नागौर का है, और न्यूनतम धौलपुर का है। नागौर और धौलपुर, नागौर और धौलपुर का बाल लिंगानुपात, शहरी बाल लिंगानुपात पूछे, शहरी बाल लिंगानुपात। ओके,
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? बताओ। तो देखो, अगर शहरी पूछे तो नागौर और ग्रामीण पूछे तो बांसवाड़ा। ये प्रश्न बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन फिर दे दिया आपके। बांसवाड़ा ग्रामीण, शहरी नागौर। ओके। भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई है। ये लो जी, सिंचाई परियोजना का टॉपिक है ना, वो आ गया आपके। भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई है वो है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के बाड़मेर और सांचौर जिला लाभान्वित होता है। बाड़मेर व जालोर जिले को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। और नर्मदा नहर परियोजना संयुक्त परियोजना है ये, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात की। महाराष्ट्र और गुजरात 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर और राजस्थान की पहली नहर परियोजना है जिससे 100% बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से काम होता है। वो प्रश्न पक्को ही आवेगा, ये प्रश्न आता ही आता है। नर्मदा नहर परियोजना पहली बार 2008 में सिल्लू गांव में पानी आया था। सिल्लू गांव जालोर के अंदर पहली बार पानी आयो, ठीक है। हाँ, नर्मदा नहर परियोजना। निम्नलिखित युग्मों सिंचाई परियोजना व जिले में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आपके पेपर में ऐसे प्रश्न, अब आपके पेपर में ऐसे प्रश्न खड़केंगे। चलो फटाफट बताओ बताओ बताओ। देखो, जाखम प्रतापगढ़ में है, यमुना लिंक नहर भरतपुर के लिए है, बिशलपुर टोंक के लिए है, सिद्धमुख बीकानेर से बिलोंग नहीं करती है अभी। सिद्धमुख जाएगी चूरू की साइड, सिद्धमुख चूरू साइड जाएगी, है ना। ओके ओके, वेरी गुड। बताइए क्या सही है? हाँ, इतने साथी देख रहे हो, एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो ताकि मेरा इतना हौसला बने कि मैं इतिहास और कला संस्कृति की क्लास लेके आ जाऊँ। इतिहास और कला संस्कृति की क्लास में जल्द लेके आऊं, बस आपके लिए इतना स्पोर्ट। और कल एक विशेष दिवस भी है, विशेष छूट भी आपके लिए मिलने जा रही है ना। कल कौन सा दिवस है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कल कौन सा दिवस है अभी? कल कौन सा दिवस है? बहुत शानदार है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट दिवस है कल के लिए, है ना। हाँ जी, कल सभी के लिए इंपॉर्टेंट दिन है। कौन सा है? क्या मेरे लिए, क्या आपके लिए, सबके लिए? हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। कौन सा है अभी बताया नहीं? अपनी योजना सिद्धमुख सही है। तारानगर हरी साइड में नहीं, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। हाँ, शिक्षक दिवस, क्या बात है। हाँ, लाइक कर दो, सारा बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो। इतने साथी देख रहे हो, इतने साथी देख रहे हो, इतने कंजूस हो आप, इतने कंजूस, मक्खी चूस। अरे कोई बात होगी, पहले पहले करते ना, कंजूस मक्खी चूस हैं। अगला देखो, टोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? बताओ भी। टोली मध्यम, हाँ बताओ। झालावाड़ से टोली मध्यम। झालावाड़ में परवन परियोजना भी है, छापी भी है, भीम सागर भी है, चंद्रभागा भी है। ये सारी झालावाड़ के अंदर है। परवन, छापी, भीम सागर, चंद्रभागा, ये सारी झालावाड़ की है, जरूर याद रखियो। एक राजगढ़ चूरू में भी है, एक पिपलाद, ये सारी सिंचाई परियोजना झालावाड़ की है। पिपलाद, चंद्रभागा, भीम सागर, छापी, परवन, राजगढ़, ये सब की सब। एक और है गागरीन, मनोहर थाना, ये सारी झालावाड़ की परियोजनाएं हैं, इनको जरूर याद रखना। एक रेवा भी है, शायद रेवा भी, हाँ रेवा, एक रेवा भी है, ये रेवा, ये सारी रेवा, मनोहर थाना, गागरीन, पिपलाद, चंद्रभागा, भीमसागर, छापी, परवन, राजगढ़, ये सारी झालावाड़ की। याद कर लेना इनको अच्छे तरीके। ओके, कोटा की देख लो, कोटा की है तकली, किशोर सागर, नाम सुना है ना, तकली, किशोर सागर, सावन भादो, तकली, किशोर सागर, आलनिया, नवनेरा, आलनिया,
ये सारी की सारी कोटा की। चाकण, हाँ गरदड़ा, चाकण गरदड़ा ये बूंदी की है, बिल्कुल। गुड्डा, मेजा, है ना, ओके। बूंदी की चाकण, गरदड़ा, जेत सागर, मेजा, मेज, सॉरी मेजा बांध तो उसमें है, मेज, ये सारी बूंदी की। बहुत सारी है, आपने सारी चीजें पढ़ी है इतनी। सूची सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सिंचाई परियोजना है, इधर उसकी अवस्थिति दर्शानी है और इधर 4 ऑप्शन दे रखे, इधर 4 ऑप्शन है दे रखे। देखो, छापी परियोजना कहाँ की है? छापी परियोजना झालावाड़ की। विलास परियोजना बारां की। अडवान परियोजना भीलवाड़ा की। सावन भादो कोटा की। सारे सही, क्या बात है, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब, वेरी गुड, शानदार। हाँ याद रखना, 12 की 2 और बता देता हूं, 12 की 2 इंपॉर्टेंट, लहासी, इसके अलावा लहासी, देखो परवन झालावाड़ में भी है, 12 के अंदर भी है, ठीक है। एक और याद रखना इसकी 12 की कौन सी है? अंधेरी, अंधेरी, ये पेर्सन पेपर में आ चुका है, अंधेरी, अंधेरी नगरी चौपट राजा बारांगो है, ओके। निम्न में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति बांध नहीं है? सिंचाई और कौन सा बांध राजस्थान के अंदर नहीं, कौन सा बांध है वो राजस्थान के अंदर नहीं है? देखो, हमजा खेरी बांध है, हमजा खेरी बांध है ना, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे जवाब आ रहे हैं आपके भाई। बस ऐसे पढ़ते रहो, पढ़ते रहोगे तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। पता नहीं कब सफलता, जैसे कहते ना यम आता है, यमराज आते हैं, पता नहीं किसको कब उठा के ले जाते हैं, उसी प्रकार याद रखना, कौन कब किसका सिलेक्शन हो जाए पता नहीं चलता। हाँ वेरी गुड, हाँ बताइए। ठीक है, देखो रामगढ़ बांध राजस्थान में है, पीपलाद बांध राजस्थान में है, हमजा खेरी बांध है, ये गोविंद का प्रसाद बांध अपने राजस्थान का तो नहीं है, गोविंद का प्रसाद बांध है वो कहीं नहीं। हाँ जिस प्रकार, ठीक है, हाँ गोविंद का प्रसाद में अपने नहीं है। ज्यादा कौन पढ़ना, बस रिवीजन करना है अब तो रिवीजन करना है, ठीक है। गोविंद का इधर है, मध्य प्रदेश में आई है, गोविंद का बांध है वो एक मध्य प्रदेश के अंदर है, मतलब राजस्थान के अंदर नहीं है। हाँ वेरी गुड। अब बताओ मुझे, हमजा खेरी बांध कहाँ पे है? हमजा खेरी बांध, इसो प्रश्न आ जाए के करो भी, ये हमजा खेरी बांध है भीलवाड़ा में, हमजा खेरी बांध है भीलवाड़ा में। रामगढ़ बांध जयपुर में, लो जी अभी बारिश हुई है, कृत्रिम बारिश करिए काली ठाई को लगन दियो जयपुर वाला। और पिपलाद, पिपलाद बांध है झालावाड़, पिपलाद परियोजना भी है ना झालावाड़ के अंदर, हाँ जी वेरी गुड, पिपलाद झालावाड़, ओके। हमजा खेरी बता दियो भीलवाड़ा। सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में है? सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में किस क्षेत्र के अंदर है? तो उत्तर आएगा कोटा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना, कोटा में। ये प्रश्न बहुत बार टपकता है। हाँ पिपलदा, हाँ पिपलदा सवाईमाधोपुर में है, पिपलदा, ठीक है, याद रखें। सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई पहल प्रति बूंद अधिक फसल PDMC निम्न में से किस कार्यक्रम का एक घटक है? ठीक है, तो ये है इसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक है। गढ़सीसर झील कहाँ पे है? गढ़सीसर झील कहाँ पे है? चलो बताओ भी सारा विद्यार्थी, गढ़सीसर झील कहाँ पे है? बता दो भाई, फटाफट बता दो। हाँ जी, ये बावड़ी बूढ़ी थारे पेपर में सारी आ जाएगी, वैसे आपने सारे पढ़ रखे हैं ना, हाँ दिक्कत आएगी नहीं। ये देखो भी, ये देखो गढ़सीसर, और गढ़सीसर की एक खासियत बता दो, चलो गढ़सीसर की एक खासियत बता दो, क्या है गढ़सीसर की एक खासियत बता दो, कोई बताएगा क्या? गढ़सीसर झील की एक खासियत है बहुत गजब की, अभी ताजा ताजा राव गढ़सी द्वारा निर्मित है, वो तो है जैसलमेर में। अभी जो अपने 5 से 20 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था ना, उसकी समाप्ति गढ़सीसर झील में हुई थी, उसकी समाप्ति गढ़सीसर झील में हुई। कोर्स प्रो, अच्छा अच्छा, चलो भाई
एक गलती है भाई, ये हमजा खेरी बांध प्रतापगढ़ में, सॉरी प्रतापगढ़ में। ओके भाई, दोबारा फिर बता देता हूं, हमजा खेरी बांध प्रतापगढ़ में है। हमजा खेरी बांध, हमजा खेरी बांध प्रतापगढ़ में है। ओके भाई, क्योंकि क्योंकि खारी बांध पूछे तो भीलवाड़ा में है। अगर खारी, ये खेरी है भाई, खारी बांध पूछे तो भीलवाड़ा में है खारी, ठीक है। वो हमजा खेरी बांध है। चलो ठीक है भाई, समय रहते चेक कर लिया आपने, है ना। हाँ, तालाब ए शाही झील निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तालाब ए शाही झील निम्न में से किस स्थान पे है? हाँ, गढ़सी सर में ताऊ प्रसिद्ध हो, है नहीं। उत्तर आवागो तालाब ए धौलपुर में। ये निर्माण जहांगीर ने करवाया था, इसका निर्माण जहांगीर ने निर्माण करवाया था इसका, तालाब ए शाही धौलपुर में। धौलपुर में मचकुंड, मचकुंड भी कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। मचकुंड भी कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। अजान बांध कहाँ पे है? भरतपुर में, अजान बांध, ठीक है। अच्छा, डूंगरपुर में गेप सागर है, गेप कह दो, गैप कह दो। डूंगरपुर में गेप सागर है, भरतपुर में अजान बांध है, और बूंदी में तो जेत सागर और कई है, बहुत सारा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। उमेद सागर भीलवाड़ा में है। कायलाना बीकानेर में है। तालाब शाही धौलपुर में। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, सारे पेपर में यहाँ प्रश्न आवेगा, थे छाप दियो, बस ध्यान इतना ही रखना है, जल्दबाजी मत करना। कायलाना झील है वो जोधपुर में, कायलाना जोधपुर में। अच्छा, जोधपुर में और क्या है? जोधपुर में प्रताप सागर, प्रताप सागर ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। बीकानेर में कोलायत झील है। कौन सी? कोलायत झील है। गजनेर है, ठीक है। हाँ, कोलायत, गजनेर, बीकानेर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सर प्रताप द्वारा निर्मित। हाँ, इतना तो आपको पता है, बहुत सारी चीजें आप जानते हो, अपने तो यहाँ रिवीजन अभ्यास करना है। बीकानेर में कोलायत है, बीकोन, ठीक है। कालीसोत, भीम लात, आनंद सागर, छापरवाड़ा। ये प्रश्न आज मान लो आपके पेपर में यही प्रश्न टपके और कोई टपके नहीं, है ना। तो कौन से सही सुमेलित है? देखो, भीमताल झालावाड़ में है, आनंद सागर बांसवाड़ा में है, छापरवाड़ा टोंक में है। सुमेलित तो बी सी डी उत्तर आएगा, बी सी डी। कालीसोत 12 में नहीं है, बताओ कटा है कालीसोत? जल्दी से बताओ, कालीसोत कटा है? माही शेखावत, राम राम। अब बताओ, ये कालीसोत 12 में नहीं है, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हाँ सारे दिए हुए हैं। छापरवाड़ा टोंक के अंदर है, छापरवाड़ा, ठीक है। अरे एक और ध्यान रखना, छप्पर, ताल छप्पर है ना, ताल छप्पर, वो है चूरू में, वो है चूरू में। आनंद सागर बांसवाड़ा, कालीसोत कहाँ पे है? हाँ देखो, छापरवाड़ा ऑप्शन अगर आ जाए, छापरवाड़ा, टोंक आ जाए तो टोंक, नहीं तो जयपुर। लेकिन यहां आपको क्या करना है बताओ? बी सी डी इसका उत्तर माना गया है। अब कालीसोत, छापरवाड़ा दुदू में है, बिल्कुल सही है। ए बी सी, ए बी, चलो इस ऑप्शन को सुमेलित, सही सुमेलित है। चलो रखो, ए बी सी, ए और छापरवाड़ा ये गलत है, ये गलत है, ये आ जाएगा जयपुर के अंदर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नहीं आया ना। चलो ऑप्शन को सेट करते हैं अपने यहाँ बी लगा के, और 1 नंबर उत्तर करते हैं। ओके भाई, ऐसे खतरनाक आ गया थोड़ा सा, ठीक है। अब सही है, कालीसोत 12 में सही है, भीमताल झालावाड़ में सही है, आनंद सागर बांसवाड़ा में सही है। ये छापरवाड़ा प्रॉपर टोंक में नहीं है, जयपुर दुद्दू के अंदर। चलो भाई, अब ए सी ऑप्शन, ए सी आएगा अब ये। ओके, खतरनाक है ना। हाँ, गलत 6। ओके, अब सही कर दिया, एबीसी। भीमताल बूंदी में, वैसे भीमताल भी बूंदी में। इस प्रश्न को वापस लेते हैं सही रूप से। चलो इस प्रश्न को लेते हैं वापस, खतरनाक मोड ले लिया इसने, है ना। अब करते हैं भी इसको सही रूप में, ए उत्तर मानेंगे, ए और सी इसका उत्तर आ जाएगा।
काली सोत ये सही है, आनंद सागर ये सही है। भीमताल अपने मानेंगे बूंदी में करेंगे भाई, क्या करेंगे, बूंदी में करेंगे, और छापरवाड़ा करेंगे जयपुर में। अब सही बात बनी, अब बात सही बन गई, ठीक है। ओके, रोम रोम भाई रोम। चलो इसका उत्तर हाँ ए सी, अरे ए सी है। अब देख लो, सही है। ठीक है, अब सही है, अभी काली सोच सही है, ये सही है, ये दोनों गलत है। ओके भाई, पूरा ढंग से देख लिया। अब देख लियो सुनील गोस्वामी, अब जरूरत कौन पड़े, सब गड़बड़ है, अब गड़बड़ नहीं है। ए और सी इसका उत्तर है, हो जाएगा। परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्न में से किस झील के किनारे सहित है? भाई क्या करें, कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्न में से किस झील के किनारे हैं? गेब सागर झील के किनारे। गेब सागर जो डूंगरपुर में है, उस झील के किनारे स्थित है। ओके, आना सागर अजमेर के अंदर है। टेबर झील सलूम्बर में है, और पुष्कर अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर। ओके, सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए, इधर झील और उनका स्थान, झील और उनका स्थान। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में। आना सागर अजमेर में। सांबर झील जयपुर में। ताल छापर चूरू में। उत्तर आ जाएगा 3 नंबर, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, अजमेर में फाय सागर कहाँ पे है? फाय सागर अब इसका नाम हो गया वरुण सागर, इसका नाम क्या हो गया? वरुण सागर। ये कहाँ पे है? अजमेर, ठीक है। अच्छा, उदयपुर में एक झील और है, कौन सी? फतेह सागर। फतेह सागर, फतेह सागर कहाँ पे है? उदयपुर। फाय सागर ये अजमेर के। सिलीसेट झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सिलीसेट झील है ना, नारायणपुर योजना भी अजमेर में, बिल्कुल नारायणपुर योजना राजस्थान का, उसे अजमेर का समुद्र कहते हैं। सिलीसेल झील ये है अलवर में, अभी बहुत चर्चा में चल रही है रामसर साइट घोषित करने के लिए। इसे कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन, इसे कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उसका उत्तर आएगा महाराजा विनय सिंह के द्वारा। रूपारेल नदी के पानी को रोककर सिलीसेट झील बनाई गई थी, ये जरूर याद है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? अब मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील, तो सीधी सी बात है, डिडवाना खारे पानी के, पचभद्रा बालोतरा में है, डिडवाना खुद जिला बन गया। लुणकनसर बीकानेर में है, ये सारी खारे पानी की। जबकि डेबर झील, या इसको कहते हैं जयसमंद झील, जयसमंद झील, डेबर झील, जो अभी कहाँ चली गई? सलूम्बर में चली गई। अब मीठे पानी की झील है, ठीक है। ओके, अगला, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है, उसका उद्गम कहां से होता है? हरिके बैराज से होता है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। कौन सी झील बूंदी जिले में स्थित है? कौन सी झील बूंदी जिले में स्थित है? बताइए, कौन सी झील है वो बूंदी में है? अब बूंदी पे बहुत सारी झीलें, झीलों का शहर किसको कहते हैं? झीलों की नगरी बूंदी को कहते हैं। अब नक्की झील, राजसमंद, आना सागर, नवलखा, नवलखा झील है वो बूंदी में है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं, दुगारी झील, दुगारी झील बूंदी के अंदर है। जेत सागर, दुगारी झील है, जेत सागर है, नवल सागर है, नवल सागर है, फूल सागर है, ये सारी बूंदी के अंदर, ठीक है। दुगारी, जेत सागर, नवल सागर, फूल सागर, ये सारी की सारी बूंदी के अंदर स्थित है। नक्की, नक्की होगी सिरोही में जाके, नक्की झील सिरोही में। राजसमंद झील राजसमंद में। आना सागर अजमेर। ओके, सरदार समंद झील तथा जेत सागर झील क्रमशः कहाँ स्थित है? एक तो सरदार समंद झील है और एक जेत सागर झील, बताओ भी। अब जेत सागर तो पता लग गया ना कहाँ पे है, बूंदी में। और सरदार समंद झील पाली में, पाली और बूंदी। पाली में है सरदार समंद झील है, और बूंदी में है जेत सागर झील। मोरन, चाप और इराऊ किसकी सहायक नदी? अब आ गई नदियां, अब क्या आ गई? नदियां। मोरेन, मोरेन, चाप, इराऊ, सोम, जाखम,
अब आगे ऑप्शन, अनास, सोम, जाखम, अनास, मोरेन, चाप, ये किसकी सहायक नदी? बताइए किसकी सहायक नदी है, कौन बताएगा, फटाफट बताओ उत्तर। अब ऑप्शन दे दिए इतने मैंने, सोम, जाखम, ठीक है, अनास, चाप, एक और जोड़ लो, एराव, ये किसकी सहायक नदी है सारी? आराम से आपको ऑप्शन मिल गया तो आप आराम से कर सकते हो। ईरू, एक इराव, इराऊ, ईरू, भादर, ये किसकी सहायक नदी है बता दो। इतना हिंट मैं आपको देता रहूंगा, सभी को पता है, माही, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है? खंबात तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी, खंबात की अरब सागर और ये। निम्न में से कौन सी नदियां जल अपना खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है? जल्दी से बताओ, बहुत शानदार जानदार आपके लिए प्रश्न है। हाँ जी, खंबात की खाड़ी में कौन लेके जाता है जल? याद रखना, एक तो साबरमती और एक माही, ए और सी। साबरमती और माही ये अपना खंबात की खाड़ी में जल के ले जाती है। पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में ले जाती है, कच्छ की खाड़ी में ले जाती है पश्चिम बनास। और एक नदी और रहेगी लूणी, लूणी ले जाती है कच्छ के रन में, कच्छ के रन में ले जाती है। यानी लूणी, माही, पश्चिम बनास, साबरमती, चार मुख्य नदियां जो अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। ठीक है, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्न तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। यह ऋषभदेव के निकट बिछामेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती और सारनी इसकी सहायक नदी है, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदी है। बताइए, सबसे पहले आपको यह पता लग जाएगा ये किसकी सहायक नदी है ना? बिछामेड़ा की पहाड़ी जो ऋषभदेव उदयपुर है वहां से निकलती है। ठीक है, हाँ, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोम। ये सोम किसकी सहायक नदी है? माही की। कहाँ मिलती है? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, पता है ना आपको, बेणेश्वर धाम में, माही में मिलती है। सोम उदयपुर के बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। सोमती और सारनी इसकी सहायक नदी है। ओके, अनास और चाप नदियां किसकी सहायक है? अभी बताया था, अनास और चाप इसकी, माही वे माही। आनंदपुरी व सागवाड़ा नहरें किससे संबंधित है? आनंदपुरी व सागवाड़ा नहरें किससे संबंधित है? चलो बताओ, गजब को प्रश्न है। आनंदपुरी व सागवाड़ा नहरें कौन बताएगा? तो माही नदी से। आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरें ये कहाँ से? सागवाड़ा नहरें डूंगरपुर के लिए प्रसिद्ध है, ये डूंगरपुर में निकलती है। आनंदपुरी सागवाड़ा ये है बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा के लिए है, और ये डूंगरपुर की है। ठीक है, माही नदी। अच्छा, माही नदी का संबंध सुजलाम, सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है? माही नदी से। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी। कौन सी नदी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या बात है, कौन सी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है? अब लूणी की जितनी भी स्त्रीलिंग में आती है ना, वो सारी लूणी की है। लूणी की जितनी भी है, जी हाँ, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, टूकड़ी, टूकड़ी, सागी, गुहिया, पांडी, खारी, जवाई, ये सारी सही, ये सारी लूणी की नदी है। यानी स्त्रीलिंग में जितनी भी आती है, ठीक है, स्त्रीलिंग में जितनी भी आती है, सही काट दो एक। ठीक है, एक मित्री, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, सागी, गोइया, बांडी, खारी, जवाई, मित्री, सारी स्त्रीलिंग लुगाया नहीं जीती, लुगाया सारी लूणी में। लूणी आप ही क्या है? लूणी है, मिठी खारी नदी है। ठीक है, ये सारी। अब एक जवाई बन गया आंगो, वो भी स्त्रीलिंग है। अब देखो वही बात कि ये शकल न बदले गुण न बदले तो शकल जरूर है। अब वही बात है ना कि एक एक बकरियों का झुंड था, वहां एक कोई छोटा सा शेर का बच्चा आ गया और वो वहीं चरने लग गया, वहीं उनके साथ रहने लग गया, वही बकरी मन लग गया, वही करने लग गया।
हाँ सही नहीं है। अब ये क्या है कि जो जड़ी लीटड़ी, अब इन बेचारों एक जुआई हो, कोई क्या करना, लुगाई बन गयो, कोई क्या बन गयो, लुगाई बन गयो। बोले मेरी तो पार कौन बड़ा, इतनी लुगाया मैं किया रखूंगा। वो जुआई का मैं भी स्त्रीलिंग है, ये सारी किंगी है लूणी की। तो जुआई भी है, सूकड़ी भी है, सागी भी है। चाप है बा माही की, चाप है बा माही की, ठीक है, ये हो जाए। ओके। निम्न में से कौन सी नदी शेखावटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी शेखावटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? देखो भाई, कांतली है, कांतली है ना आंतरिक प्रवाह की नदी, तोरावटी प्रदेश, कांतली। कावंत आ भी है, मेंढा भी है, डाई कोनी, डाई बहती है अजमेर। डाई कहाँ बहती है? अजमेर में। बनास की सहायक नदी, डाई किसकी है? बनास की सहायक नदी। वेरी गुड, बहुत शानदार, आप सभी के जवाब आ रहे हैं। और इस जवाब का क्या अंदाजा है ना? हाँ ओके। डाई जानो नहीं, डाई, डाई किसकी है? बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। और ये अजमेर निकल सी है। और ये एक संगम बनाती है, डाई संगम बनाती है राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में एक संगम बनाती है, पता है ना आपको? बनास, डाई। और तीसरी किसी मिला है? बनास, डाई, बताओ जल्दी से, कौन बताओ? बनास, डाई। हाँ वेरी गुड, क्या बात। अरे खारी, बनास, डाई और खारी तीनों संगम बनाते हैं राजमहल टोंक के अंदर। पुष्पा मेहंदी को कहते हैं पहले डाई बाल कराने में, हाँ डाई, क्या बात है। चलो, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या तो है 24.90 और ग्रामीण है 75.10%। अंत अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? देखो भी, आंतरिक प्रवाह की नदियां, इनका योगदान है 60%। राजस्थान की अपवाह तंत्र में सर्वाधिक योगदान इनका है। एक सूत्र याद रखना, आपने सॉरी, काका सा मैं रूगरू गांव गया, रूगरू गांव गया, काका सा मैं रूगरू गांव गया। पहले छोटे होते थे, ढंग से स्कूल नहीं जाते थे, तो काका जी रेल बनाते थे, तब सच बक देते थे, बोले काका जी, काका जी मैं रूगरू गांव गया था। तो ये सूकड़ी है ना, सूकड़ी, ये आंतरिक प्रवाह की नहीं है, ये लूणी की सहायक नदी है, सूकड़ी की। तो साबी भी है, कांतली भी है, कांकनी भी है, सारे। अब काका सा मैं रूगरू गांव किया, काका से कांकने, ठीक है, का से कांतली, सा से साबी, ने से मेंथा, रू से रूपनगढ़, ऐसे घग्गर, रू से रूपारेल, ठीक है। एक खारी, खारी तीन प्रकार की है अभी, खारी तीन प्रकार की खारी। एक बिजराल की पहाड़ी से निकलती है वो खारी, जो बनास नदी में मिलती है। एक लूणी नदी में मिलने वाली खारी है, और एक खारी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो याद रखना, आंतरिक प्रवाह में कौन सी शामिल नहीं है? सुकड़ी नहीं है, कांकनी है, कांकनी या इसको मसूरदी भी कहते हैं, जो जैसलमेर में बहती है, भुज झील का निर्माण करती है। ये सिक्कर झुंझुनू में बहती है। और साबी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जो उधर जाती है। 2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिंग अनुपात कितना? 888। निम्न में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? बताओ, बड़ा गजब का प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं आप सभी साथियों के। और अगर इसी प्रकार रहा तो हम निश्चित हिस्ट्री और कल्चर की क्लास भी पढ़ेंगे। हाँ, जालोर में बांकली नदी पर बांकली बांध बने रही है, ऐसी नदी जिसकी कोई सहायक नदी, हाँ कुछ को नहीं। कौन सी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है? देखो, परवन है, उजाड़ है, निवाज है, पर्वतिया नहीं है। इसका सूत्र याद रखना, काली सिंध किसकी सहायक नदी है? काली सिंध है चंबल की सहायक, चंबल की सहायक नदी है, याद रखो। सूत्र याद रखना, आपने उजाड़ा कालू, आपने उजाड़ा कालू, आपने उजाड़ा कालू च, बस याद रखियो। अब कई बार कह देते हैं ना कि हमारे कालियन कन उजाड़ो रे, थे उजाड़ो, तो हमारे लोग कालियों के न रहने लागो। आपने उजाड़ा कालू, यानी आ से आहू, ऐसे परवन, ऐसे नेवज, उजाड़ा से उजाड़ दियो कालियन, कालू काली सिंध, चैसे चोली नदी, ये भी नदी इसकी सहायक नदी,
ठीक है, याद रखना। पार्वती ये पर्वतीय है, वो चंबल की सहायक नदी। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो कालियन कन उजाड़ियो आपने, ये याद रखियो सर। निम्न में से किस नदी को वराह या लसवारी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसको वराह नदी या लसवारी कहते हैं? वो नदी है रूपा रेल। इसका दूसरा नाम लसवारी भी है और वह है। ये रूपा रेल कहां से निकलती है? रूपा, ये रूपा है ना, रूपा, ये लसवारी भी है और सारी भी है। बताओ, गजब का प्रश्न है ये। रूपा रेल नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी से। उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। आंतरिक प्रवाह की नदी है, अलवर के उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। इसी झील को, इसी नदी को रोककर तिलीसेट झीलें बनाई। ठीक है। तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता? अब प्रश्न आ गया आपके जलवायु के। नदियां पढ़ ली, झीलें पढ़ लिए, अब जलवायु आ गई। वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटते हैं अभी। ठीक है, 5। कौन कौन से? शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। 5 भाग है। नॉर्मल सी बात, 5 है, 4 के? 5 5 5 बांटने में चारों काम चालक होने। 5 भौतिक प्रदेश 4 है। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। आपसे पूछे कृषि जलवायु खंड कितने राजस्थान में? कृषि जलवायु खंड, कृषि जलवायु खंड राजस्थान में कितने हैं? 10 है। जरूर याद रखियो, पहले बात वही टपक जाएगा। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न में से एक सावधानी पूर्वक बताना है आपको, एक सावधानी पूर्वक पॉइंट। इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर है। इस प्रदेश में लाल रेतीली और सिरोजम मृदा पाई जाती है। गेहूं, सरसों, तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल। बहुत ही आसान सा है, बताओ जल्दी से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इससे हिंट पकड़ो। क्या पकड़ो? एक चीज का हिंट पकड़ लो अच्छे तरीके से। क्या पकड़ोगे आपको पता है? मैंने तो पकड़ लिया, आप बताओ आपने क्या पकड़ा? बताओ जल्दी से। सिरोजम मिट्टी को पकड़ा कि नहीं पकड़ा आपने? अरे सिरोजम मिट्टी को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? बताओ जल्दी से। सेकंड बी, सेकंड बी वाला क्षेत्र है ये, सिंचित वाला। देखो सिरोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में पाई जाती है ना? सेकंड बी। कोपेन के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? कोपेन के अनुसार झालावाड़ में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? AW। देखो कोपेन ने 4 प्रकार बताए हैं। कोपेन महाराज है नहीं, कोपेन महाराज रगड़ियो कैन, BWHWO, ये बीच वाला क्षेत्र BSHW, ये गंगा का मैदान, पूर्वी मैदान CWG और दक्षिणी पूर्वी का क्षेत्र AW। इस प्रकार इसको बताया गया। ठीक है। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय कब स्थापित किया? 2025 में 2 बार प्रश्न आ गया। 2025 में 2 बार प्रश्न आ गया। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय स्थापित किया गया। उत्तर आएगा 2019 में। 2019 में। जनगणना 2001 में कौन से 2 जिले राजस्थान में 1000 या उससे अधिक लिंगानुपात वाले हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसे 2 जिले जिनका लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक था। बताइए। 2001 की बात है तो एक तो डूंगरपुर है और एक राजसमंद है। ठीक है। अभी 2011 में एक भी नहीं है। 2011 में एक भी नहीं है, सिर्फ पाली है। पाली का ग्रामीण लिंगानुपात है वो भी 1003। सामान्य में कोई नहीं है, ग्रामीण लिंगानुपात में पाली है, ये याद रखना। कोटा, झालावाड़, बूंदी और 12 जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा, झालावाड़, बूंदी, 12 किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? ये आएगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी के अंदर कोटा, झालावाड़, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है, अभी चर्चा में रहे झालावाड़ तो बहुत, झालावाड़ तो बहुत है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी। और अगर स्टेप कृषि जलवायु खंड की बात करें तो ये किस में आता है? 5 में।
5 नंबर के अंदर आता है, ये आप जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ आपको पता है मसाले और सोयाबीन खूब होता है, सोयाबीन खूब होता है। और इसका जो ग्राह्य प्रदेश है, ग्राह्य प्रदेश वो कौन सा है? छतरपुरा बूंदी। ओपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWH जलवायु पाई जाती है। ओपेन का प्रश्न आ सकता है। ओके, तो BWH में ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये AW में आएगा। झुंझुनू सीकर अलवर, ये झुंझुनू सीकर ये 2 में आएंगे, BSHW में, और ये CWG में आएगा। जैसलमेर सीकर बाड़मेर, अब जैसलमेर BWHW में आएगा, ये BSHW में आएगा, ये BSHW में आएगा, तो उत्तर आएगा ये बीकानेर जैसलमेर जोधपुर। हिंट देखना है यहाँ पे, 4 जलवायु मृदा ऐसे टॉपिक है वो भी गलत है सर, जोधपुर में नहीं आएगा। जोधपुर पश्चिमी जोधपुर आता है, क्यों नहीं आएगा? पश्चिमी जोधपुर आएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम जोधपुर आएगा, जैसलमेर पूरा है, बीकानेर का क्षेत्र है, बाकी ऑप्शन ही नहीं है। जो 100% उत्तर होगा, कभी भी ध्यान रखना, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना। ज्योग्राफी में मृदा, वन और जलवायु 3 ऐसे टॉपिक है जो ऑप्शन के हिंट पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप ये नहीं करोगे तो ये थोड़ी करोगे, पर उत्तर पश्चिम आता है। हाँ, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? जयपुर, ठीक है, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो सीधी सी बात है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। ये कौन सा है कृषि जलवायु खंड का? ठीक है, याद रखना, 3A के अंदर है, 3A के अंदर है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। जयपुर, दौसा, अजमेर आते हैं। ये प्रश्न पेपर में आए हुए, मैं नहीं दे रहा, ये 2025 के अंदर है। चाहे RPSC का पेपर है, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर है, ये प्रश्न छपे हैं और चतुर्थ कर्मचारी में वापिस छपेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जयपुर, दौसा, अजमेर हो, इनके अंदर टोंक भी शामिल है, और इनका ATS भी याद रखना है, ग्राह्य परीक्षण केंद्र भी याद रखना है। ठीक है, इस अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान 3A का जो ATS है, तब बीची अजमेर है, वो इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है। 10 कृषि जलवायु खंड याद रखना। निम्न में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है? देखो, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का प्रभुत्व है अपने राजस्थान में। मार्च से मध्य जून के दौरान ग्रीष्म ऋतु होती है। अभी जून वृश्चिक गया, वर्षा ऋतु चल रही है, अभी वर्षा ऋतु चल रही है। अब धीरे धीरे ठंड आ गई। अब जैसे ही सब जगह बारिश हुई, भाद्रपद महीने में हमारे क्षेत्र में तो ये कहता है कि गोगा नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद रात को सर्दी पड़ने लग जाती है। ठीक है, वर्षा का एक समान वितरण कठिन को नहीं, वर्षा का एक समान वितरण क्या, 10 किलोमीटर में बारिश हो गई, 5 में हुई नहीं, 6 किलोमीटर में बारिश हो गई नहीं। और हमारे तो ये होता है भाई, यहाँ हमारा गांव है, यहाँ हमारा खेत है, गांव के ऊपर बारिश, खेत में कुछ नहीं, असमान एक समान कहाँ होगी? ना जी को नहीं। जून से सितंबर के बीच अधिकतम वर्षा, खूब बारिश हो रही है कहीं तो। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात, क्या बात है, ये बीच बीच में ना जनगणना याद करा रहा है अभी। हाँ, हम जनता है, हम काम करते हैं, तो उत्तर आएगा। देखो, ग्रामीण लिंगानुपात है 933 और शहरी 914। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वो टॉपिक आगे उतारा, वनस्पति और वनवाड़ा। तो आरक्षित वन की बात करें तो सबसे ज्यादा उदयपुर में। 3 प्रकार के वन है, रक्षित या संरक्षित। आरक्षित वो अवर्गीकृत, ये 3 प्रकार के वन हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा रक्षित संरक्षित वन 12 में है, ये उदयपुर में है, और ये बीकानेर में। प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन है, ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है, फिर बाद में ये आते हैं, सबसे कम ये है। ओके, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना मई 1960 को। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 को, सही है ना? सीमा सड़क संगठन की स्थापना जल्दी बताइए। ओके,
हाँ पंजाब से ले लो, पर पंजाब में जाने आने का सिस्टम भी नहीं है ना, बांध वगैरह बनाए जाए फिर ही आता है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। अगला देखो, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड RSRDCC की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1979 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 25 दिसंबर सन 2000 को। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कहाँ रहता है? वो रहता है जैसलमेर। शीत ऋतु में मावठ किस कारण से होती है? मावठ, अब जनवरी का महीना आएगा तो ठंडी ठंडी बूंदें पड़ेगी, मावठ। तो जो भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वो बारिश होती है। इधर कहते हैं पाकिस्तान से मैं आयो, अपने हमारे उत्तर में पता है क्या कहते हैं? उत्तर हमारे पश्चिम में, उत्तर पश्चिम ये कहते हैं कि पाकिस्तान वाला बारिश होती है ना तो हमें फायदा होता है। तो ये माउथ पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होके हमारे यहाँ आती है, गोल्डन ड्रॉप का काम करती है। अब इसमें रबी की फसल है, गेहूं है, चना, सरसों, ये गोल्डन ड्रॉप के रूप में है। एक आती है लू, हमारे गर्मियों में चलती है तत्ती तत्ती हवा, इसको कहते हैं हम गर्म हवा। इतनी खतरनाक गर्म हवा, एक बार चलने लग जाए तो ड्राइवर उसकी क्लच दबाए रखता है, रेस दबाए रखता है, छोड़ता ही नहीं है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? अभी जो वर्षा ऋतु में बारिश होती है ना, अब हर हर साल आर्थिक समीक्षा के बाद एक आंकड़ा आता है, बोले सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा से इतनी ज्यादा बारिश हुई तो 57.5 सेंटीमीटर। एरिडीसोल्स शुष्क मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? इसका आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से। राजस्थान में 5 प्रकार की वैज्ञानिक मिट्टी है, वह मिट्टियां जरूर नाम याद रखें। एरिडीसोल्स जो शुष्क मिट्टी है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? सीकर और चूरू में। अब भाई जैसलमेर बाड़मेर में भी कुछ भाग है, लेकिन ऑप्शन में सिरोही दे दिया। उदयपुर ये ऐसे नहीं होगा, अजमेर अलवर ऐसे नहीं होगा, तो अब 100% उत्तर सीकर चूरू होगा, कोई इलाज नहीं है। एरिडीसोल शुष्क मिट्टी, ठीक है। अब मैंने कहा था ना कि मृदा को, वनस्पति को ऐसे बचाना पड़ेगा। अब कोई कहता है गुरुजी मैं तो वो उत्तर कर गया हूं, करियो, ठीक है, मैं वो कर गया हूं, करियो, ठीक है। तो याद रखना, सीकर चूरू में। इंसेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, आर्द्र मिट्टी सिरोही, पाली, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद के अंदर इंसेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। और भी जिले ऐसे नहीं, जैसे भीलवाड़ा के अंदर भी होती है, ऐसी बात नहीं है। चित्तौड़ में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ जयपुर में फिर नहीं होगी, ये वैसे ऑप्शन हो गया, ये वैसे हो गया, ये वैसे कट गया, ऐसे कटते हैं ऑप्शन। मिट्टी जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन के आधार पर। देखो, इंसेप्टिसोल आर्द्र मिट्टी मुख्य रूप से सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। रेवरिना मृदा प्लस सिरोजम मृदा कहाँ पाई जाती, बताओ? रेवरिना मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? आंशिक भाग आता है, ओके, तो उत्तर आएगा गंगानगर, रेवेरिना और सिरोजम मिट्टी। पर्वतीय मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे लिथोसिल कहते हैं, लिथोसोल्स कहते हैं? याद रखना, पर्वतीय मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है लिथोसोल्स। ये पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? देखो ऑप्शन सीधे कटते जा रहे हैं, उदयपुर, कोटा में। बहुत आसान है, उदयपुर, कोटा में, ठीक है। उदयपुर, कोटा में पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा इसमें क्षेत्र में मक्का खूब होता है, ठीक है, मक्का की खेती यहाँ की जाती है इसके अंदर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवेश और निकास दोनों ही दक्षिण दिशा से होता है, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे गई ऐसे आई, कट गया, ठीक है। कर्क रेखा के बीच से गई, माही वे माही माही नदी, ठीक है। लूणी नदी, मारवाड़ की गंगा कहते हैं लूणी नदी को, मारवाड़ की गंगा। चंबल को कहते हैं मालव की गंगा, मालव की गंगा कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। माही को वागड़ की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये बाकी सारी डिटेल पता ही है, इतना लंबा डिटेल जरूरत ही नहीं है आपको बताने की, बहुत ज्ञानी हो। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है?
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी को बताइए। बताइए शानदार जवाब। उत्तर आएगा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। वैसे पूछे सीधा प्रश्न आए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये चंबल है, वो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में बहती है, फिर यूपी में बहती है, 3 राज्यों में बहती है। ये पूर्णतः 512 किलोमीटर अपने राजस्थान में ही बहती है बनास, पूर्णतः बहने वाली। ठीक है। हाँ, माही माही देखो, माही की बात करें तो ये निकलती कहां से, मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में जाती है, फिर गुजरात में जाती है ना। लूणी, लूणी कहाँ जाती है, राजस्थान में बहती है प्लस गुजरात में बहती है। लेकिन बनास ओनली फॉर राजस्थान के अंदर बहती, नित्यवाही नदी इसको कहते हैं। खमनोर की पहाड़ी से ये निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है, रामेश्वरम जो स्थान है। घग्गर नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब खतरनाक मोड़ पे है, अभी पाकिस्तान में पानी चला गया। घग्गर नदी, पंजाब में बारिश हो रही है, हरियाणा में बारिश हो रही है, घग्गर नदी खतरनाक मोड़ पे है। आपको पता होगा घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहते थे। कभी कभी इतनी बारिश होती थी कि राजस्थान का शोक कहलाती थी। अब वो कंडीशन आ चुकी है, इतनी बारिश हो रही है और इसका पानी है वो कहाँ चला जा रहा है, पाकिस्तान में, हकरा पाकिस्तान में जा रहा है। अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है, पंजाब में खतरनाक मोड़ा, पानी घग्गर में आ रहा है खूब। हनुमानगढ़ में इसे नाली कहते हैं, सही है। पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं। अब पाकिस्तान वाला हकरा 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 आ गिरे। यह नदी राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल बात सही है, ये गलत है। दक्षिण से प्रवेश नहीं करती है, ये ऊपर से शिवालिंग की पहाड़ी कालका पहाड़ी से निकलती है। हिमाचल प्रदेश की कालका पहाड़ी से निकलती है, जहां से निकलती है उत्तर। तो उत्तर आएगा 3 नंबर गलत। ये कह रहा है सत्य कथन 1 2 4। ये अभी घग्गर नदी खतरनाक मोड़ पे है अभी। चलो भाई, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। देखो सांबर है, इसमें 4 नदियां गिरती है, जरूर याद रखियो। मेंढा या मेंथा, आपके रूपनगढ़, खारी, और एक कौन सी रहेगी, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, और एक और कौन सी आती है इधर से, कौन सी आती है, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ रे। मेरा तो आप भूल गया। सांबर में कौन सी नदी आती है एक और, सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है, खंडेला, सॉरी खंडेला। ठीक है, हो सकता है वैसे प्रॉपर 4 ही आती है, कभी कभी एक और आ जाती है, तुरतती, तुरतती, तुर तुरैतती नदी भी आ जाती है कई बार, घूमती फुरती तुर 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 करती, ये भी 5 में भी आ जाती है। मेन 4 आती है और सबसे ज्यादा मेंथा खराब करती है। पंचभद्रा, बालोतरा, डिडवाड़ा, पिछोला, ये पिछोला उदयपुर में राणा लाखा के समय इस झील का निर्माण हुआ था। निम्न में से किस जिले में तेंदू के वन नहीं है। ये देखो, ये प्रश्न अभी ताजा आया है। मेंथा से सर्वाधिक नमक होता है, वेरी गुड, सही है। तेंदू वन, ये लो जी, तेंदू वन, तेंदू के वन नहीं है। बूंदी में है, उदयपुर में, कोटा, अलवर में तेंदू के वन नहीं है। तेंदू के पत्ते से क्या बनाई, बीड़ी, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। वनों के बारे में, उपोष्णीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। याद रखियो, प्रश्न आवा है, उपोषण का नाम आते ही राजस्थान के अंदर उपोषण सदाबहार वन, उपोषण सदाबहार वन तो सिर्फ और सिर्फ 0.51% भाग पे पाए जाते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए, आबू पर्वतीय क्षेत्र में। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों से संबंधित निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। भाई लाइक कर दो, इतना साथी देखने ला रहे हो, इतने साथी देख रहे हो तो इतना तो काम करना ही होता है। कर दो कर दो कर दो। ऐसा लगे कि मैं 2 क्लासें और लेके आऊं, हो सकता है आपकी विज्ञान की क्लास भी लेके आ जाऊं। इतनी मुझे विज्ञान आती नहीं है, लेकिन आपको अभ्यास करवा दूंगा मैं अच्छे तरीके से। देखो, उच्च तापमान व न्यून वर्षा मरुस्थलीकरण का कारण हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि भी हो सकता है। वायु प्रदूषण का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वायु प्रदूषण से मरुस्थलीकरण का कोई लेना देना नहीं। दोनों सही है, 3 सही नहीं, 2 ही सही है। ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन के प्रकार को पहचाने। चलो भी, ये बता दिया क्या पॉइंट इनके सही हो सकते। इधर ये विशेषता है,
यह वन सामान्यतः उदयपुर में, कोटा में, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों के कुछ भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्यतः दोकड़ा, गुल्लर, आम, पलास, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन से वन है ये? कौन से वन है? तो उत्तर आएगा नहीं 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 नहीं, मिश्रित पतझड़ी वन है। अरे सांगवान वन क्यों लिख रहे हो? सांगवान वन तो दक्षिणी राजस्थान के सिर्फ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में है। इतनी विशेषता सांगवान की कहाँ आ गई? दोकड़े में सांगवान कहाँ आ जाएगा? दोकड़ा तो खुद है, ये दोकड़ा तो खुद वन है, सांगवान एक वन है, कैसे आ जाएगा? सबसे ज्यादा राजस्थान में दोकड़ा वन पाया जाता है। ठीक है, सांगवान तो लगभग 6.25% भाग पे ही पाया जाता है। निम्न विशेषताओं के आधार पर वन क्षेत्र की पहचान कीजिए। फिर आ गया, निम्न विशेषताओं के आधार पर वन क्षेत्र की पहचान कीजिए। देखो, यह राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। कितने? 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर सहन कर लेते हैं। यह 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये वन कौन से होंगे? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आबू वाले। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण क्या है? अभी 18वीं वन रिपोर्ट आई है, अभी 18वीं वन रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग। और आपके टॉपिक उतने पढ़ा रहा हूं जितने आपके पेपर में आएंगे, सारा नहीं पढ़ना। कहीं सारी ज्योग्राफी पढ़ने लग जाओ, ना उद्योग है, ना ऊर्जा है, ना बात, ये कई टॉपिक नहीं है। पर्यटन उत्तर आएगा 0.037 हेक्टेयर। राजस्थान में ओरण क्या है? ये प्रश्न बड़ा गजब। ओरण पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन है, वो ओरण है। देवी देवताओं के जो मंदिर है उनके आसपास क्षेत्र में वृक्षों को नहीं काटा जाता, उन्हें पवित्र मानता है। राजस्थान सरकार ने वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वानिकी पुरस्कार शुरू किया गया है। पुरस्कार की पहचान कीजिए। थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, बाकी आप सभी ने लाइक शेयर तो कर ही दिया, क्योंकि ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी कमाल की है। सारी क्लासें मेरी लगाई हुई है। कोई साथी अगर ऐप में क्लास देखना चाहता है तो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर की राजस्थान जीके का कोर्स चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं। तो कौन सा अवार्ड, कौन सा है, जल्दी से बताइए। वानिकी पंडित पुरस्कार, वानिकी पंडित पुरस्कार। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की प्रधानता है? राजस्थान में किस प्रकार की वनों की प्रधानता है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दोकड़ा वन है, लगभग 58% भाग पर। 58% भाग पर दोकड़ा के वन पाए जाते हैं। एक जलाऊ लकड़ी के रूप में काम किया जाता है, ये इसको जलाया खूब जाता है, जलाऊ लकड़ी के रूप में काम में लिया जाता है। राजस्थान में बांस के जंगल निम्न में से किस वन का उप प्रकार है? राजस्थान में बांस के जंगल। लो जी, क्या क्लास लगाई है आज, आप सभी साथियों का प्यार स्नेह सपोर्ट बना रहे, और कॉफी आ गई। बताइए। बांस के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? बांस एक घास है वैसे, ध्यान रखना, बांस एक घास है वैसे। वेरी गुड, उत्तर आएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। बांस के जंगल है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सालार या सालर वन निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट पर्सन है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का ये फेवरेट पर्सन है, फेवरेट पर्सन है, सोच लो। अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अब इसमें ऑप्शन सिरोही भी हो सकता है, इसमें ऑप्शन कभी भी सिरोही भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहां सिरोही है लेकिन पाली में नहीं है। ठीक है, इधर दौसा वगैरह में नहीं है। अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, ये याद रख लेना। राजस्थान में 2001 में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? 2021, चाहे 21 ले लो, चाहे आप 2023 ले लो, वन रिपोर्ट हर 2 साल बाद आती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन है रक्षित, इन्हीं को संरक्षित कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, इन्हीं को संरक्षित कहते हैं। सबसे ज्यादा रक्षित, 2 नंबर पे आरक्षित, सबसे कम अवर्गीकृत, सबसे कम वर्गीय। अब लगभग आंकड़ा अगर देखें तो संरक्षित वन है लगभग 56% भाग पर, ये लगभग 37% भाग पे, और ये लगभग 6% भाग पे। ठीक है,
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन ट्रैप से विकसित निर्मित हुई है? गजब का प्रश्न। दक्कन ट्रैप बताइए। ये मिट्टी कौन सी है? काली। काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी नहीं, क्या है? रेगूर मिट्टी कहते हैं। याद रखना, ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी में कहते हैं। एक बात याद रखना मेरी, कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? लावा निर्मित होती है। लावा निर्मित होती है, यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के उद्गार से तैयार होती है। पूछे कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टानों में पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों के अंदर लावा मिट्टी। ओके। निम्न में से कौन सी मृदा में लवणीयता व क्षारीयता का समाधान है? किस मिट्टी में लवणीयता की मात्रा? हाँ, वेरी गुड, एक बहुत अच्छी बात कही, वो मैं वैज्ञानिक नाम भूल गया। इसको कहते हैं वर्टिसोल्स। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ साइड में वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती। मृदा में लवणीयता और क्षारीयता कम करनी, जिप्सम। लवणीयता और क्षारीयता, जिप्सम। कैम्बोथ्रिड्स, कैल्सी ऑर्थ्रिड्स, टेलोथ्रिड्स और पेलियोथ्रिड्स निम्न में से राजस्थान की किस मृदा के उपभाग है? भाई आजकल यहाँ एग्जामिनर की आंख पड़ने लगी। ठीक है, एग्जामिनर की आंख यहाँ आने लगी आजकल, ये ध्यान रखना। मतलब पहले हमारे वैज्ञानिक नाम याद नहीं होते थे, अब वैज्ञानिक नामों के उपनाम है ये बहुत खतरनाक रूप ले लिया। ये 4-5 है, पढ़ के चले जाना। और एरिडीसोल्स, और आए हुए प्रश्न ही एग्जामिनर पूछता है इनमें से। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? सिरोही, पाली, इनमें इंसेप्टिसोल्स। कौन सी? वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना, इंसेप्टिसोल्स। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? रेगिस्तान की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी। यह अधिक लवणता रखती है। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। यह मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है। क्या उत्तर होगा? देखो, लवणता होती है, पश्चिमी राजस्थान में है, हवाओं द्वारा विस्थापित होती है। पानी को अधिक अवशोषित और धारण करती नहीं है। अगर अवशोषित और धारण करती तो फिर उड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये बालू रेत होती है, बालू रेतीली मिट्टी होती है पश्चिमी राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थली रेगिस्तानी। राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेटेराइट मिट्टी, बस समझ लो, पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर लेट लेट के ऐसे लेटेराइट। यह मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। सही है। इसका निर्माण क्रिस्टलियन व रूपांतरित चट्टानों से होता है। बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तो कम रहा है। लोहे की उपस्थिति के कारण लाल दिखती है। 3 नंबर उत्तर। अब ऐसा प्रश्न आता है पेपर में, वनों से प्रश्न ऐसे आएगा। मिट्टी, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलोढ़ मिट्टी बताइए। इसका रंग हल्का भूरा लाल होता है। यह मिट्टी केवल राजस्थान के उत्तरी जिलों में पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूं, सरसों, कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। इस मिट्टी में चूना और लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? आपको पता है इस मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसको एल्फिसोल्स भी कहते हैं। एल्फिसोल्स, ठीक है। हाँ, नदियों के द्वारा ये बहाकर लाई गई मिट्टी है। बताइए, तो देखो इसका रंग हल्का भूरा होता है। यह मिट्टी केवल राजस्थान के ना जी, जहां जहां नदियां ना वहां सब जगह पाई जाती। ठीक है। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण की रोकथाम का तरीका नहीं? अब ये आपदा प्रबंधन और मरुस्थलीकरण है ना, ये आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है। देखो, जल मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त पौधों की किस्मों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध। सही है, मरुस्थलीकरण रुकेगा। जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को
उतोत्साहित करना, ये गलत है, प्रोत्साहित करना है। उतोत्साहित करेंगे तो फिर तो वाह, ये अपने कह दे मत लगाओ पेड़, मत लगाओ रेतीली मिट्टी पर मत लगाओ, तो मरुस्थलीकरण तो फैलेगा। हरित पट्टी द्वारा पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकना है, बिल्कुल सही है। अन्य वृक्ष किस्मों की व्यापक सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी करना, ये भी सही है। 3 नंबर गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा सामने आया है? अब इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान में है, अब उसके लाभ तो बहुत है लेकिन हानि का भी फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो हानि मिट्टी में लवणता, वनों की कटाई, ध्वनि प्रदूषण। क्या हो रहा है? मिट्टी में लवणता आ रही है भाई, मिट्टी में क्या आ रही है? लवणता आ रही है, याद रखिए। काली पीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाने को मिलती है? काली पीली, बताइए। काली पीली मिट्टी। अब काली पीली आपको पता है अठै कालती मिले, अठई कालती है और अठई कालती है। सवाई माधोपुर बनास नदी का जो क्षेत्र है ना, बनास नदी का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको पीली भूरी भी मिलेगी, पीली भूरी भी मिलेगी, लाल पीली भी मिलेगी। ठीक है, ये सारी बनास नदी का क्षेत्र, टोंक अजमेर और ये है ना, यहाँ मिलेगी। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? ये गजब का प्रश्न है, एग्जामिनर इस पे आंख रखता ही रखता है। लाल लोमी मिट्टी बड़ी पसंद है एग्जामिनर को। लाल लोमी मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? अब बातें गजब। कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली प्रदेश में? अब अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला 3 भागों में बंटी है, ऐसे ऐसे। ये दक्षिण की है, ये मध्य की है और ये उत्तर की है। ठीक है, 3 की है। टोटल राजस्थान में 550 किलोमीटर फैली हुई है, लगभग 80%, लगभग 80% फैली हुई है। तो अब इसमें बात करें कि उत्तरी अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है, ये सिरावास है, बिलाली है, बरवाड़ा है, रोजा बाकर नहीं है। ये रोजा बाकर है जालोर में। ठीक है, रोजा बाकर हो गया, इसराना बाकर हो गया, दोहरा पर्वत हो गया, जाडोल पर्वत हो गया, ये सारे जालोर में है। और जालोर ग्रेनाइट सिटी है दक्षिण के अंदर, सीधी सी बात। अब बात आती है सिरावास, बिलाली और बरवाड़ा ये कहां पे है? सीधी सी बात है कि ये अब दक्षिण में तो नहीं है और नहीं मध्य के अंदर है, ये आएगी उत्तर के अंदर। अब आपको ये याद रखना है, बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा नाम सुना है सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर। ये सिरावास है, ये अलवर में है। और कोटपुतली बहरोड के अंदर बिलाली आ चुकी है। ठीक है, वैसे जयपुर में याद रखना, आपका जो पेपर आएगा 33 जिलों के हिसाब से आएगा, ऐसे याद। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मैं प्रीवियस टॉपिक से लगा और लास्ट तक वापस भौतिक प्रदेश राजस्थान की स्थिति विस्तार पे लाके छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ना। लसाड़िया पठार जयसमंद के पूर्व में स्थित है, सही है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा बूंदी जिले में स्थित है, सही है। सारे भाग सही है। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बूंदी में है, अर्धचंद्राकार फैली हुई है, जरूर याद रखना, अर्धचंद्राकार है कोटा में। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ठीक है, लसाड़िया का पठार अब सलूम्बर में चला गया, कहां चला गया? सलूम्बर में, सलूम्बर में लसाड़िया का पठार चला गया। ओके भाई। निम्न अरावली पर्वत शिखरों, निम्न अरावली पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताइए। ये प्रश्न ऐसे आएंगे। देखो, अवरोही होता है घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। अब देखो, घटते क्रम का मतलब पहला मोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे चोटियों की, इसमें 4 ही चोटी दे रखी। जैसे ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। ठीक है, ये जो लीलागढ़ है ये है 874 मीटर। उसके बाद में सज्जनगढ़ आ गई ना, सज्जनगढ़ है उदयपुर के अंदर, ये आपकी लगभग होगी
938 के आसपास, 938 मीटर। और कुंभलगढ़ आपकी 1224 मीटर। अब देख लो, अब चोटियों का पता होगा तो आप उत्तर कर सकते। तो सबसे पहले आएगी ऋषिकेश, हाँ कुंभलगढ़ आएगी, पहले कुंभलगढ़ तो ये तो कट गई। अब फिर आएगी ऋषिकेश, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, सज्जनगढ़, लीलागढ़। ठीक है, यहाँ याद रख। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक मुख्य नदी और एक उसकी सहायक नदी। नदियों से प्रश्न आएगा उद्गम, सहायक नदी, खास करके 2 प्रश्न। लूणी की सहायक नदी है सागी, बनास की मानसी, माही की मोरेन, साबरमती की चाप। ये गलत है क्योंकि चाप है माही की। अगर हम बात करें साबरमती नदी की सहायक नदी, साबरमती की, साबरमती की सहायक नदी मैं बता देता हूं आपको। एक तो है सई, ठीक है, एक वाक्कल, एक हतमती, वेश्या, वेश्वा, वेत्रक, ये सारी सहायक नदी है। ठीक है, एक वो और है माजम। ठीक है, सई, वाक्कल, हतमती, वेश्वा, वेत्रक, माजम, ये सारी साबरमती की सहायक नदी। ओके। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न भी आपके पेपर में छपे, बताइए जल्दी से। ग्रे और ब्राउन जलोढ़ मृदा है वो जालोर और पाली में पाई जाती है। ठीक है, ओके। राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की रबी के मौसम की प्रमुख फसलें कौन सी है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंदर रबी की कौन सी फसलें होती है? तो ध्यान रखना, गेहूं और सरसों। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब पहाड़ियां दे दी और क्षेत्र दे दिया, ऐसा प्रश्न आएगा। चिंता मत करना, घबराना मत बिल्कुल भी, पेपर बहुत आसान आएगा आपका, पेपर आसान आएगा, मेरिट ज्यादा जा सकती है। बस आसान उसको उसके लिए होगा जो प्रश्न गलत नहीं करेगा। आसान पेपर अगर गलत कर दिया तो गए। देखो, मालखेत की पहाड़ी है, मध्य अरावली में नहीं है, उत्तरी अरावली में। दोनिया डूंगर मध्य अरावली में, नाग पहाड़ दक्षिणी अरावली में। सिर्फ सही बताना है भाई, इसमें सही युगम बताना है भाई, ऐसे नहीं करना। सही युगम बताना है क्या कहती है, ऐसे जाएगी वहां भैंस पानी में। ठीक है, देखो मालखेत की पहाड़ी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। भोजगढ़ है ना, भोजगढ़ ये उत्तरी पूर्वी अरावली में है, नाग पहाड़ मध्य अरावली में, दोनिया डूंगर और मालखेत उत्तर में। ये दोनिया डूंगर कहाँ पे है? अब एक ही चीज है कि बोझागढ़ है वो झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू साइड इधर है, अलवर साइड है भोजगढ़ और बोझागढ़ है ना। हाँ, मालखेत 1055 नहीं है, माल 1055 तो रघुनाथगढ़ है। गुरु जी ने बाद में दिमाग लगाया, ऐसे लगता है वहां पे ऐसे होता है। हाँ ठीक है, धोनिया, धोनिया जयपुर साइड है, ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है। तो क्या कि इतना बड़ा पेपर होता है और होता है, आपका दिमाग तो फिक्स चलेगा, हमारा दिमाग कई जगह चलता है, इसलिए हो जाता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? धोनिया उदयपुर में, हाँ उदयपुर में है। तो आगे अपने ऑप्शन देखो, मध्य अरावली में फिर भी नहीं है, ये मध्य अरावली में फिर भी नहीं है। ओके। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। क्या बात है, अब बाकी जिलों का अभी कंफर्म नहीं है, वैसे सबसे छोटा धौलपुर है क्योंकि पेपर 33 जिलों के हिसाब से आना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर। गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? जल्दी से इसका कमेंट करके। गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? गग्गर, तो सीधी सी बात है, गग्गर पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, गग्गर देख लो, गग्गर सही है क्या? अभी बता दो, पीछे किसो कर दियो गलत है नहीं, किसो कौन करियो की कौन है?
पश्चिमी, अब देखो मेरे पीछे पीछे सारे आगे, उत्तर आएगा इसका अर्ध शुष्क क्षेत्र। अरे भाई अर्ध शुष्क क्षेत्र नहीं पढ़ा क्या आपने? अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क मैदान, 4 भाग है इसके। अब आप, मैं जो गलती कर रहा हूं वो ऐसी गलती नहीं है, इसके 4 भाग है। घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन और शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी बेसिन, कांतली। तीसरा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा कोड़वाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन। ओ लो, इया जावा को भटक गए, भैंस पानी में जाएगी, तिरती जाएगी, ठाई कौन लागे, है नी? गग्गर आए और क्या उत्तर में है क्या? हनुमानगढ़ गंगानगर में। ये इसका उत्तर आएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर, अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर है। अब देख लो, गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाग में आता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र के भाग में आता है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय में तो 2 आते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अति शुष्क वाले क्षेत्र आते हैं। ऐसे होगा काम, हो गया ना? बी होगा, बी नहीं होगा ना जी, अर्ध शुष्क का उपभाग है। निम्न में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? समझ के। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले में पठार का विस्तार है। यह पठार मालवा के पठार का ही विरासत है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 300 हो जाएगी, 400 मीटर। यह पठार सर्वतः धरातलीय एक रूप था। ओके। किस भू आकृति प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है? किस भू आकृति प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है? तो उत्तर आएगा लूणी जवाई बेसिन को, लूणी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले भारतीय वृहत मरुस्थल के भाग हैं? भारतीय वृहत मरुस्थल के भाग है। हाँ शुष्क सही है, आपने एडवांस दिमाग लगा लिया। शुष्क, अर्ध शुष्क में आएगा, एडवांस नहीं लगाया। ये सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, बस आप ये जो गलती करते हो ना, यही तो बात, गलती नहीं करनी। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर भारतीय वृहत मरुस्थल में आते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को हाड़ौती का पठार कहते हैं। अब हाड़ौती का पठार भी 2 प्रकार का होता है, विंध्यन कागार भूमि, विंध्यन कागार भूमि, ठीक है, और दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। विंध्यन कगार भूमि, दक्कन का पठार, 2 प्रकार का हाड़ौती का क्षेत्र है। निम्न में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। कमलनाथ से तो है ऊंची और अचलगढ़ से, बताओ, इसका तो आराम से कर सकते हो, कमलनाथ से तो ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है, बताओ कौन सी चोटी है? आंसर आना चाहिए और साथ साथ में कमलनाथ, हाँ कमलनाथ, बताइए। अचलगढ़ से नीची है। अब इसके बीच क्या आएगी? इसके बीच क्या आएगी चोटी? अब हमने पढ़ा सिरावास भी नहीं है, लीलागढ़ नहीं है, रघुनाथगढ़ है। 1055 मीटर, 1055 मीटर है। कमलनाथ 1001 मीटर और अचलगढ़ 1380 मीटर के बीच में। राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है बुराट का पठार। निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे पहले तो ये प्रश्न टपकेगा, उत्तरी अरावली, ठीक है, हाँ जी, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर 1722 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, 1597 मीटर, है ना? ये चोटियों का क्रम याद रखना, पेपर में पक्का आएगा। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है कि नहीं है? शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 1597 मीटर। दिलवाड़ा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, दिलवाड़ा 1442 मीटर है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसकी ऊंचाई है 1431? जरगा, जरगा 1431, जरगा 1431, याद रखना, ये प्रश्न आता ही है। फिर बाद में अचलगढ़ आ जी 1380। ओके। हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? क्या बात है, मान लो आपके पेपर में एक आधा गंदा मंदा सा ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या करोगे, है ना? हाड़ौती का पठार
क्रिटेशियस काल का है, क्रिटेशियस काल का है हाड़ौती का पठार, क्रिटेशियस काल आया था एक, उस काल का है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ था 52 करोड़ से 480 करोड़ करोड़ पहले, 52 करोड़ से 480 करोड़ वर्ष पहले इसका काल हुआ। होराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? होराट का जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई है 1225। पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई ढाली और कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? बताइए। हाँ, गजब गजब, सभी साथी बहुत अच्छा देख रहे हैं। उत्तर आएगा बाकर। ठीक है, गिरवा की जो पहाड़ी है वो तो है उदयपुर में, उदयपुर में है तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा। और बाकर है ये सिरोही वाला क्षेत्र है, पश्चिमी सिरोही भाकर। उत्खात स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती है? चंबल नदी है ना, चंबल नदी में जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े खड्डे करती है, कंदराओं का निर्माण करती है। वो है कौन सा क्षेत्र? धौलपुर और सवाई माधो, धौलपुर सिरोही में। उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जिला कौन सा है? उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जिला कौन सा? बताइए, उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जिला कौन सा है? तो आ जाएगा उत्तर, उत्तर में भी इसका विस्तार है, ठीक है, इस साइड, और दक्षिण में भी इसका विस्तार है, चित्तौड़गढ़। निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखो, बांसवाड़ा, अब राजस्थान का अगर मैप देखोगे आप, राजस्थान का मैप देखोगे तो इधर आएगा गंगानगर, इधर आएगा बांसवाड़ा, इधर आएगा जैसलमेर और इधर आएगा धौलपुर। ठीक है, अब अपना जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और इधर ये जो फैला हुआ है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट। तो सीधी सी बात है, बांसवाड़ा यहाँ आएगा, जैसलमेर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, धौलपुर कहाँ आएगा? 78 पे आएगा, गंगानगर 30.12 पे आएगा। 81, 81, 81, 81 और बी का 2, ये 2 नंबर इसका उत्तर है। ये तो बहुत ही आसान है, आराम से इसका। डी है क्या? डी, सॉरी सॉरी सॉरी, डी डी है। ओके, अब ये ऑप्शन में से आएगा सी बी डी ए। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्गठित किया गया था? जैसे ही संभागीय व्यवस्था पुनर्गठित की गई 1987 में, हरिदेव जोशी थे उस सीएम। कौन थे? हरिदेव जोशी सीएम थे। और जैसे ही गठित की, कौन सा संभाग बन गया? अजमेर संभाग, अजमेर संभाग यहां बनाया गया था, ये ध्यान। ठीक है, ओके। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सबसे लंबा चमकता है, सीधी सी बात है, बांसवाड़ा में। और सबसे ज्यादा तिरछी कहाँ पड़ती है? गंगानगर में। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तिरछी पड़ती जाएगी। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1983 में अजमेर राजस्थान का छठा संभाग। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? अभी राजस्थान में 41 जिले हैं, लेकिन जो एग्जाम होगा ना वो 33 जिलों के हिसाब से आता है, चिंता मत करना, 33 जिलों के हिसाब से आता है। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? करौली जिले का गठन 1907-1997 को हुआ था। ये सही है क्या? 1907-1997 राजस्थान का 32वां जिला बना, राजस्थान का 32वां जिला। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था 12/7/1994 को, 12/7/1994 को गंगानगर राजस्थान का 31वां जिला बना था। RJ 31 31वां जिला बना था। फिर देखिए, सुमेलित कीजिए जिला। दौसा कब बना था? 1991। करौली कब? 1997। प्रतापगढ़ 2008। धौलपुर 1982। आसान है ये तो, जब किताब खोलते हो तो सबसे पहले वही आता है, किताब खोलने बैठते हो तो सबसे पहले यही आता है। अभी वर्तमान की स्थिति देखें, वर्तमान में 41 जिले, संभाग 7, नगर निगम
10। ठीक है। नगर निकाय, कुल कुल नगर निकाय 312 की अनुमति दी अभी। ठीक है। आपके पेपर में या तो ये प्रश्न ज्यादा आएंगे, संभाग वापिस 7 कर दिया, आपको पता है। हाँ, सबसे पहले ये प्रश्न आते हैं, या तो ये प्रश्न आते हैं सबसे पहले, या फिर सबसे पहले नींद आती है। सबसे पहले क्या आती है? नींद आती है। क्या बात है, उठते ही नींद आती है, ये तो सही बात है भाई, बात तो सही है, बात पते की है ना। उठते ही क्या आती है? नींद आवे, सही है। चलो भाई, अब प्रश्न पढ़ते हैं 4-5 और। आज के लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हो सकता है आपके राजस्थान के प्रश्न आ जाए, हो सकता है कोई उल्टे सीधे प्रश्न आ जाए। आपदा प्रबंधन का टॉपिक है ना आपके, एक आपदा प्रबंधन का एक टॉपिक है ना, हो सकता है वो आ जाए, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ राय या सिफारिश देने का काम करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति किसकी अध्यक्षता में कार्य करता है? ये 5-7 प्रश्न पढ़ लो, कहीं प्रश्न नहीं सुना। तो उत्तर होगा केंद्रीय गृह सचिव। भारत में भूकंप अध्ययन और अनुसंधान से विशेष रूप से कौन सा संस्थान संबंधित है? भारत में भूकंप वगैरह की सूचना देते हैं ना, कहा आज भूकंप के झटके लगे। झटके लगते हैं कि नहीं लगते? नहीं लगते। तो NGRI हैदराबाद है, ये सूचना देता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति किस वर्ष NDM द्वारा लागू की गई? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो ये थोड़े से देख लेना, पढ़ लेना। 2009 के अंदर। आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1989 को की गई। आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रतिवर्ष किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर प्रदान किया जाता है? आपको पता है हर साल आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर दिया जाता है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में संस्थागत श्रेणी में किस संस्थान को प्रदान किया गया? 2025 आलियो भी कुदरती प्रश्न आई जे, तो याद रखियो, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया। भारत में भूकंपीय अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब ये 3-4 क्वेश्चन थे, मैंने आपके लिए डाल दी। देखो भाई, पहली भूकंपीय वेधशाला अलीपुर कलकत्ता में 1898 में स्थापित की गई और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ये 2 है, पहली भूकंपीय वेधशाला अलीपुर में, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के। राजस्थान राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को कब से लागू किया गया? ऐसा प्रश्न आएगा आपके पेपर में। राजस्थान राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया? 1 अगस्त 2007 को। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कितने सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? कितने सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? 8 सदस्य। और आज का अंतिम प्रश्न, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता